अब आप अपनी सेना को खुद ही डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो सब तो कहा, आपको बताया कि सेक्युलरिज्म लाओ और मोनार्की हटाओ। और उसके बाद इनका ये डिमांड था कि हम इंटरिम सरकार में जब ये आए तो इनका कहा कि हमारे जो ये गुंडे मवाली जो हमारे कार्डर्स थे, मिलिटेंट कार्डर्स, उनको आप नेपाल आर्मी में आप उनको इंडक्ट करो। अब वहाँ पर कई आर्मी चीफ्स ने इसका बहुत विरोध किया कि भाई हम एक आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेटेड उसको हम कैसे ले लें लोगों को। और वो लोग जिन्होंने कम से कम 16,000 नेपलीज की जान ली, जो कि एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रहे थे, जो कि दिन दहाड़े लोगों को घर से निकाल कर, जो भी इनके जो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट होते थे वो उनको ये मारते थे। तो इन्होंने बड़ा एक वो कर दिया। उसके बाद एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, मतलब सच्चाई और समझौता, मतलब आपस में सच्चाई, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, कि आपके बाप को मार दिया, आपकी माँ को आपके आंख के सामने मार दिया, आपके बच्चे के उसमें खुखरी डाल दी, और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया अब तो हम सरकार में आ गए, अब जो है अब रिकंसाइल कर लो यार, अब वो भूल जाओ। ऐसे लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल करके यहां पे लाया। 6,500 लोगों को इन्होंने इंडक्ट करवाया नेपाल आर्मी में। वो ये नहीं था कि वो क्या लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। और इनको बोला गया कि भैया तू और कहीं वो वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उसमें हम आपको भर्ती नहीं, हमको फौज ही चाहिए। और फिर भी हमारे यहाँ जो कुछ ही अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों ने ये इस चीज़ को, इसकी सेंसिटिविटी को समझा नहीं। नेपाल आर्मी कहती रह गई, इन लोगों को अंदर कर दिया, चाहे वो जिस स्थान पे भी गए। मान लो वो सिक्योरिटी ड्यूटीज में ही है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करें, लेकिन आपने तो शुरुआत शुरू कर दी ना, डाइल्यूशन शुरू कर दी। तो कोई एक जो पार्टी, जो ये कम्युनिस्ट, जो खुद नेपाल अपने ही आर्मी को दुश्मन मानती हो, और ये फिर ये RSN सिंह को गाली देते हैं सॉवरेनिटी के नाम पे। कोई ऐसा मुल्क देखा है जहां पर कोई अपने ही आर्मी को गाली देता हो? तो वो लोग जो अपनी गाली को आर्मी को, फिर ये भी इनका ये था कि इसको नेपाल आर्मी से हटा के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ नेपाल इसका नाम रखिए। वो अभी तक हो नहीं पाया है, वो अभी तक हो नहीं पाया है। और मुझे तो कभी कभी, मैंने अपने किताब में भी लिखा था कि जिस तरह से ये ह्यूमिलिएट कर रहे थे अपने आर्मी को, मुझे लगता था कि ये आर्मी का कहीं टेक ओवर ना हो जाए वहां पे नेपाल में। ये तो कहिए कि भारत की परंपरा, हमारी जो हिंदू परंपरा है, उस हिंदू परंपरा में हम इसका लेकिन कम्युनिस्ट, अगर ये देखिए ये लोग किस रास्ते से आए, ये लोग किस रास्ते से आए। तो ये PLA को इनवाइट करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको। अगर उसको यूं कहें कि एक नेपाल के कम्युनिस्ट को अपने वतन से ज्यादा मोहब्बत है या चीन से, तो इनको, आपको कि इनका सबसे बड़ा अगर कोई आइडियल है लाइफ में, तो वो पृथ्वी नारायण शाह नहीं है जिसने नेपाल बनाया, वो नहीं है इनका आइडियल। इनका आइडियल है माओ त्से तुंग। वो माओ त्से तुंग जो कभी नहाता नहीं था, जो कभी ब्रश नहीं करता था, जिसने करोड़ों लोग मरवा दिए, जिसकी दर्जनों बीवियां थीं, वो माओ त्से तुंग इनका आइडियल है। इनका आइडियल पृथ्वी नारायण शाह नहीं है,
जिसने नेपाल बनाया, जिसने ये 24 और ये जितने 56 प्रिंसिपैलिटी जिसको जोड़ के उसने ये करा, 3 किंगडम थे काठमांडू में, उसको कंसोलिडेट किया, उसको ये लोग वो नेपाल का आर्किटेक्ट था। और आज उसके बनाए हुए आर्किटेक्चर पे ये देखो ये गंदगी फैला रहे हैं लोग, और ये सॉवरेनिटी की बात करते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये जो है ये 3000 सैनिक की जो बात है, क्योंकि आप देखो अगर पूरे लद्दाख का आप वो ले लो, नहीं लद्दाख का इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर, तो 3 जगह पे आपने देख रहे, एक है मतलब ये लद्दाख, फिर ये वेस्ट में लद्दाख, ईस्ट में आपका ये वाला सिक्किम अरुणाचल वाला इलाका, और ये सेंट्रल सेक्टर जो कि आपके उत्तराखंड से। ये चाह रहे हैं ये चीन इस सेंट्रल सेक्टर को भी एक्टिवेट करवा रहा है। और इसके पीछे क्या मतलब ये ऐसा क्यों है? ये तीनों है जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। उधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गलवान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम काराकोरम से जस्ट पीछे, वो डीबीओ है जस्ट काराकोरम के पीछे है, हमारी क्षमता वहां बढ़ रही है, सड़क बना रहे हैं, इनको लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये ऐसी की तैसी कर देंगे ये लोग। आप अगर मैं बड़ी अच्छी, आज किसी ने, हम सब अक्साई चीन बोलते हैं, सक्षम बोलते हैं, एक किसी ने आज नक्शे में वो लिखा COK1, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर 1, अक्साई चीन को, और उसके बाजू में लेफ्ट में COK2 सक्षम वैली जो 63 में, और इसके बीच से ये डीबीओ जा रहा है। और ये जो काराकोरम है, अगर बिना काराकोरम को तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे ये हमसे इसलिए जूझ रहे हैं कि ये चाइना पाकिस्तान, और हम चैलेंज करेंगे। हमारे जमीन की छाती पर से हमारी गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, कोई सवाल नहीं उठता है कि हम इनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं काला पानी का, ये है ये कि चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जिस रास्ते से भी आए, केरोंग के रास्ते से, और ये जिस रास्ते से भी आए, तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर उधर हो गया। तीसरा, आप वो डोकलाम में जो हुआ था, वो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका ये था कि वो शॉर्टेस्ट रूट है, वो आप जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है उसको पेनिट्रेट किया और सीधे आप बांग्लादेश में चिटागोंग या कोई किसी पोर्ट पे चलेगा। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उधर तो वो भी है वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब वो भी बे ऑफ बंगाल। ये चारों इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो है, जिसको आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बोलते हैं, तो उसकी चाबी हमारे पास। ये पूरे दुनिया को ये एहसास होना चाहिए कि पूरे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की चाबी हिंदुस्तान के पास, और वो चाबी ना हम पाकिस्तान को देंगे, ना नेपाल को देंगे, ना हम बांग्लादेश को देंगे, और वो देंगे। हाँ, हम उनको क्यों चाबी देंगे? हम अपनी टेरिटरी से, तुम जाओ, मैंने कहा तो कि आपको जिधर से जाना है आप जाओ, हमारी धरती से नहीं गुजरेगी ये। तो ये कहानी है। इसीलिए पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये मैप वाला ये, और ये वर्चुअल जो इन्होंने वो मीटिंग की, वो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने, ये सब उस नजरिए से आप देखिए। सिंह साहब, अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में कहें तो कम्युनिस्ट सरकार का इरादा क्या है? बड़े परिप्रेक्ष्य, बड़ा परिप्रेक्ष्य मैं अगर यूं कहूं कि ये जो आप नेपाल में देख रहे हैं ना, ये एक स्ट्रैटेजिक कॉन्टेस्ट है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। और आपको मालूम है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के हम हिस्सा हैं, और मैं आपको बाद में नक्शे में पर भी समझाऊंगा, और पहले भी मैंने ये बात कही है
कि किस तरह से हमारे पास कोई चारा नहीं है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल हालात है। और ये आज की बात थोड़ी है, ये आज की बात तो है नहीं। ये जब से चाइना की जो मैरीटाइम एग्रेसिव पोस्चरिंग शुरू हुई है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं बिकॉज हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है उस पे इंडियन ओशन में, तो हमको इसका, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी का हम हिस्सा। तो जब से उनका एग्रेसिव मैरीटाइम बिहेवियर रहा है, यानी कि जो समुद्र पे जो उनका वो वर्चस्व कायम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो हमको तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा।